ओ बेटे, मेरे मरने से पहले बस ये वादा पूरा कर दो। रामलाल की कमजोर कांपती हुई आवाज ने विहान के दिल को झकझोर कर रख दिया। बिस्तर पर लेटे उसके अंकल की आंखों में मौत साफ दिखाई दे रही थी, मगर उनकी जुबान पर बस एक ख्वाहिश थी, लतिका की शादी। विहान ने नजरें झुका ली। सामने खड़ी लतिका बिल्कुल चुप थी। उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी ना ही दुख, बस एक खामोशी थी, जैसे दिल के अंदर कुछ थम सा गया हो। अंकल, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, विहान ने मुश्किल से कहा, और उसकी आंखें नम हो गईं। रामलाल ने चैन की सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसकी मुट्ठी में बंद विहान का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया, उसके अंतिम सांस के साथ। कुछ दिनों बाद गांव की पुरानी सी मंदिर में शादी हो गई। कोई धूमधाम नहीं थी। विहान ने सादा कुर्ता पायजामा पहना था और लतिका लाल रंग के साड़ी में लिपटी हुई थी, जैसे किसी पुरानी तस्वीर की हल्की परछाई। गांव के कुछ बुजुर्ग और चंद रिश्तेदार मौजूद थे। शादी के बाद सबने विहान की पीठ थपथपाई, जैसे उसने कोई कर्ज चुका दिया हो। एक छोटे से कमरे में लतिका जमीन पर बैठी थी, ना कोई साज श्रृंगार, न गहने, बस एक सादी सी स्त्री जो एक खामोश समझौते का हिस्सा बन चुकी थी। विहान अंदर आया, थोड़ा झिझका, फिर धीरे से बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अंकल से किया वादा पूरा किया है। तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लतिका ने बस सिर हिलाया। उसने मन ही मन शुक्रिया अदा किया कि इंसान भले ही कठोर दिखता हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेगा। वह जानती थी कि यह शादी प्रेम की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की डोर है। दिन गुजरते गए। विहान सुबह सवेरे खेतों में काम करने निकल जाता और शाम को थका हारा लौटता। लतिका चुपचाप घर संभालती, कच्ची गलियों में झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती और रात को एक कोने में सो जाती। दोनों के बीच बातचीत ना के बराबर थी। कभी कभार विहान के दोस्त आ जाते और हंसी मजाक में पूछते, अरे विहान, नई दुल्हन का क्या हाल है? विहान हंसकर टाल देता, बस भगवान की कृपा है। मगर हकीकत यह थी कि उसके दिल में ना तो प्रेम जागा था, ना कोई दिलचस्पी। वह बस अपने अंकल की मोहब्बत में यह रिश्ता निभा रहा था। उसके मन में अब भी वह आजादी की चाह बाकी थी, जो गांव के युवाओं में होती है। एक रात जब चांदनी पूरी तरह खिड़की से झांक रही थी, विहान छत पर बैठा था। नीचे लतिका ने चुपके से आकर चाय का कप रख दिया और वापस मुड़ गई। लतिका, वह रुक तो गई मगर पलटी नहीं। धन्यवाद। यह पहला अवसर था जब विहान ने उसे उसके नाम से पुकारा था, मगर यह क्षण भी बीत गया। अगले दिन सब कुछ फिर सामान्य हो गया। विहान भीतर ही भीतर उलझ रहा था। एक ओर अंकल की दी हुई परवरिश, दूसरी ओर उसका दृढ़ हृदय। वह स्वयं को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। लतिका ने खुद को पुस्तकों में शरण दी। वह चुपचाप विहान की अनुपस्थिति में पढ़ाई करती, पुराने नोट्स देखती और सपने बुनने लगी। उसे पता था कि विहान उसकी कदर नहीं करता, मगर वह यह भी जानती थी कि वह खुद को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग साहब विहान को रोककर बोले, बेटा, तू भाग्यशाली है। रामलाल की बेटी बहुत समझदार है। उसकी परवरिश में जो शिष्टाचार है वह आजकल की लड़कियों में दुर्लभ है। विहान ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसके दिल में चुभन हुई। वह जानता था कि वह इस रिश्ते को वह सम्मान नहीं दे रहा जिसकी वह अधिकारी है। कुछ दिन बाद लतिका को अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरी बेटी, मैं तुझे विहान के साथ जोड़कर तुझे दुनिया के अन्याय से बचाना चाहता हूँ। वह तेरी रक्षा करेगा। ये वाक्य लतिका के दिल में तीर की तरह लगे। उसने निश्चय कर लिया कि वह खुद को पीड़िता नहीं बनाएगी। वह कुछ बनेगी और एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करेगी जहां लोग केवल विहान का नाम न लें, बल्कि लतिका को उसकी अपनी पहचान से जाने। दूसरी ओर विहान के भीतर भी कुछ टूटने लगा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ वादा करके जीवन नहीं चलता, और न ही किसी के मरने से पहले किया गया वादा जीवन भर का साथ बनता है। लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई थी। रात के अंतिम पहर में, जब गांव के कुत्ते भी थक कर सो चुके थे, विहान धीरे धीरे खिड़की के पिछले पट से बाहर निकला। कमर पर एक पुराना सा थैला, जेब में कुछ 100 रुपए और दिल में बेचैनी का तूफान ली वह अपने कदमों की आहट दबाकर गली पार कर गया। लतिका ने आंखें खोली थीं, मगर कुछ नहीं कहा। उसके दिल ने पहले ही महसूस कर लिया था कि अब विहान यहाँ का नहीं रहा।
रामलाल की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी, मगर विहान के दिल में शांति नहीं थी। विहान ने खुद से कहा, यह जीवन नहीं, बंधन है। मैं बुजुर्गों के वादों का गुलाम नहीं हूं। मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। उसे न तो लतिका से कोई सहानुभूति थी और न ही उसकी चुप्पी से कोई फर्क पड़ता था। उसके लिए वह केवल एक बोझ थी, एक पुराना उत्तरदायित्व जो अब पूरा हो चुका था। कुछ दिनों बाद शहर की धूल धक्कड़ भरी सड़कों पर एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। रेलवे स्टेशन से उतरकर उसने शहर के एक कमरे वाले क्वार्टर में शरण ली, जहां छत टपकती थी और दीवारें मानो रोती थीं। मगर यह आजादी थी। काम की तलाश में दर दर भटकने के बाद उसे एक गोदाम में ट्रक से माल उतारने का काम मिल गया। सुबह 7 बजे से शाम तक वह बोरियों का बोझ उठाता और रात को थके हुए शरीर को गंदे बिस्तर पर गिरा देता। मगर विहान के चेहरे पर एक संतोष सा था, जैसे वह किसी बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा हो। एक दिन जब वह गोदाम से लौट रहा था, एक चाय की दुकान पर उसकी मुलाकात निशा से हुई। निशा, जो देखने में सीधी सादी लगती थी, मगर उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा था। 2 मुलाकातें, कुछ अधूरे वाक्य और फिर चाय के बहाने होने वाली बातचीतों ने विहान की दुनिया को एक नया रंग दिखाया। निशा ने एक दिन अचानक कहा, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? विहान ने जवाब में बस इतना कहा, मैं तो अपने बिना भी नहीं रह पा रहा था। तुमने मुझे पूरा कर दिया है। कुछ ही हफ्तों में दोनों का विवाह हो गया। न कोई समारोह, न अतीत का कोई जिक्र। विहान ने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह दफन कर दिया। लतिका, गांव, रामलाल, सब कुछ किसी धुंध की तरह पीछे छूट गया। निशा के साथ जिंदगी कुछ दिनों के लिए हल्की सी सुखद लगने लगी, मगर फिर वही गरीबी, वही थकावट, वही असफलताएं। निशा जल्दी ही उस मेहनती लेकिन खाली इंसान से ऊब गई। उसकी आंखों में सपने थे, मगर विहान के पास सिर्फ थकावट। तुमने तो बड़े वादे किए थे विहान, लेकिन तुम खुद ही अधूरे हो। मुझे क्या पूरा करोगे? निशा की आवाज में तल्खी थी। विहान चुप रहा। वह जानता था उसके पास न शिक्षा थी, न शिष्टाचार, न वह समझदारी जो निशा जैसे लोग चाहते हैं। उसके पास सिर्फ मेहनती हाथ थे, मगर एक खाली दिल। उधर लतिका गांव में दिन रात खुद को संवार रही थी। विहान के चले जाने पर उसने आंसू नहीं बहाए। वह बहुत साहसी थी। लोगों ने अफवाहें उड़ाईं। विहान अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया। वह तो था ही नाकाम। वह तो सिर्फ रामलाल का सहारा था। लतिका ने सब कुछ सुना, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। अंदर ही अंदर उसने एक संकल्प लिया कि वह स्वयं को किसी नाम की मोहताज नहीं बनने देगी, न पिता के नाम की, न पति के नाम की। विहान को लतिका की याद केवल तब आई जब निशा की कटाक्ष भरी बातें उसका हृदय चीर देतीं। जब निशा की शिकायतें विहान को भीतर तक तोड़ देतीं, तब उसे याद आता कि लतिका ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। उसने कभी कोई बात मुंह से नहीं कही, लेकिन उसकी चुप्पी में शांति थी, सम्मान था, विश्वास था। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, निशा ने जोर से दरवाजा बंद किया और कहा, अब और सहन नहीं होता, मैं जा रही हूं। विहान के सामने एक बार फिर वही खाली कमरा था, गीला बिस्तर और अकेलापन। उसके दिल के कोने में दबे शब्द धीरे धीरे उभरने लगे। शायद जिसे मैंने छोड़ा था वही असली जिंदगी थी, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था, या शायद था, पर इतना सरल नहीं जितना वह समझता था। शहर के शोरगुल में विहान की जिंदगी एक अंधे घेरे में कैद हो चुकी थी। हर सुबह उसे लगता जैसे वह किसी बंद घुटन में सांस ले रहा हो। कमरे की दीवारें भी उसे चुभने लगी थीं। वही पुराना पलंग, वही सीलन भरी छत और वही कोने में रखा पुराना थैला, जिसमें अब न कोई सपना था, न कोई उम्मीद। काम पर जाना अब केवल पेट भरने की मजबूरी बन चुका था। कोई उत्साह या लक्ष्य बाकी नहीं रह गया था। गोदाम का वही बोझ, वही चिल्लाहटें, वही थकान। दिन भर लोहे के बक्से खींचते हुए, बोरियों के बोझ उठाते हुए बीतता, और शाम को वह खाली जेब और झुके कंधों के साथ कमरे में लौट आता। एक दिन गोदाम के प्रबंधक ने आकर कहा, आज से वेतन आधा होगा, माल कम आ रहा है। विहान के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह पहले ही किसी तरह गुजारा कर रहा था। किराया, खाना और 2 जोड़ी कपड़े, ये सब अब बोझ बन चुके थे। कुछ दिन वह केवल चाय पर गुजारा करता रहा। कभी केवल पानी पीकर सो जाता, कभी रोटी के टुकड़े को 3 दिन तक खींचता। एक समय ऐसा आया कि 3 दिन से उसके शरीर में कुछ नहीं गया था। चौथे दिन
जब वह गोदाम पहुंचा तो चलते चलते उसकी टांगें कांपने लगीं। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मजदूरों की आवाजें धीरे धीरे मध्यम होती गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसे उठाओ, सांस चल रही है, किसी ने कहा। किसी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कोई उसका हाथ हिला रहा था, लेकिन विहान की आंखें बंद थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें धीमी थीं। उसे पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां की गंदी चादरें, बदबूदार पर्दे और शोर मचाती नर्सें, ये सब वह अर्धचेतन अवस्था में महसूस कर रहा था। उसका शरीर निर्जीव हो चला था, जैसे किसी ने उससे जीवन खींच लिया हो। एक नर्स जो पिछले कई घंटों से ड्यूटी पर थी, विहान के बिस्तर के पास आकर रुकी। उसने फाइल खोली, नब्ज जांची और वार्ड बॉय से कहा, यह मामला सिर्फ भूख का है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये लोग भी ना, मजदूर होकर भी खुद का ध्यान नहीं रखते, वार्ड बॉय ने चिढ़कर कहा। नर्स ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये खुद का ध्यान कैसे रखें जब दुनिया ने ही इनसे मुंह मोड़ लिया हो। सफाई करने वाली महिला जब बिस्तर के नीचे झाड़ू लगा रही थी तो विहान की जेब से एक तस्वीर निकली। रामलाल और लतिका की एक पुरानी तस्वीर, जिसे उसने अनजाने में अब तक संभाल कर रखा था। ये कौन है? नर्स ने तस्वीर को गौर से देखा। शायद इसकी पत्नी हो या कोई अपना। लगता है सब कुछ छोड़कर आया है, सफाई करने वाली ने कहा। 2 दिन बाद विहान को होश आया। उसने आंखें खोलीं, छत को घूरा और एक लंबी सांस ली। फिर इधर उधर देखा। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। जब नर्स दवा रखने आई तो विहान ने उसकी ओर देखा। क्या हाल है तुम्हारा? नर्स ने नरमी से पूछा। विहान ने मुश्किल से सिर हिलाया। जिंदा हूं, शायद। नर्स ने थोड़ा पानी पिलाया और मुलायम स्वर में बोली, जिंदा हो तो जीना सीखो, खुद को इस हालत में मत छोड़ो। जिंदगी बोझ नहीं, एक अवसर है। ये वाक्य साधारण था, लेकिन दिल को चीरता हुआ विहान के मन के किसी कोने में गहराई तक उतर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। शायद इस वाक्य ने पहली बार उसे किसी योग्य महसूस कराया था। रात को अस्पताल में रोशनी धीमी हो गई थी। वार्ड में सिर्फ पंखे की आवाज और कभी कभी किसी मरीज की खांसी सुनाई देती थी। विहान चुपचाप लेटा हुआ था और उसकी आंखों के सामने लतिका का चेहरा घूम रहा था। काश मैं उसे समझ पाता, उसने मन ही मन सोचा। काश मैं उसकी चुप्पी को पढ़ पाता। लेकिन अब न वो समय वापस आ सकता था, न वे दिन। बस यादें थीं और पछतावा। वह जानता था कि जिंदगी उसे नीचे गिरा चुकी है। अब या तो जमीन पर पड़ा रहे या खुद को संभाल कर उठ खड़ा हो। जब नर्स दवा लेकर आई तो विहान ने पूछा, ये अस्पताल कहाँ है? नर्स ने हैरानी से देखा। तुम्हें यह भी याद नहीं? ये कोलकाता का जनरल अस्पताल है। विहान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। याद आ गया। अब और भी कुछ याद करना है, खुद को। जिंदगी की धूल में लिपटी थकी हुई यह आत्मा अब शायद फिर से चलने को तैयार हो रही थी। लेकिन सफर अभी बाकी था और रास्ता, वह तो अभी शुरू होना था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद विहान सीधा उस कमरे में वापस नहीं गया जहां छत से पानी टपकता था, जहां दीवारें उसकी हालत पर आंसू बहाती थीं और जहां अकेलापन उसकी आत्मा को चीरता था। उसने पहली बार अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखा, जैसे वह उनमें अपने अतीत और वर्तमान की तस्वीरें ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल वह चुप बैठा रहा, बस सांसें लेता रहा। फिर दिल में एक निर्णय लिया, अब और नहीं। अब वापस जाना है जहां सब कुछ छोटा था लेकिन दिल बड़ा था। अगले दिन कुछ पुराने कपड़े, अस्पताल से मिला एक अधूरा बिल और जेब में कुछ सिक्के लेकर वह स्टेशन की ओर रवाना हुआ। ट्रेन के सफर में उसके साथ सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर वह पुराने मंजर याद करता जो अब धुंधले हो चले थे। बचपन के खेल, अंकल की छड़ी, लतिका की वो नजरें जिनमें कभी सवाल छिपे होते थे। सब कुछ एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। जैसे ही ट्रेन की सीटी ने गांव के स्टेशन पर रुकने की घोषणा की, विहान के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसके पैर जैसे अपने आप ही उस दिशा में उठने लगे जहां कभी उसका घर हुआ करता था, जहां रामलाल की खांसी सुनाई देती थी, जहां लतिका के कदमों की आहट रात की खामोशी में गूंजती थी। गांव में कदम रखते ही सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी बदला बदला सा लगा। वही मिट्टी, वही गलियां, मगर लोगों की निगाहें, उनका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं था। कोई विहान आया है, किसी बच्चे ने शोर मचाया।
फिर जैसे पूरे गांव को खबर हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन चेहरों पर वह पहले तिरस्कार ढूंढता था, वहां अब सम्मान था, मौन, आश्चर्य था और एक अपनापन जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। नमस्कार विहान भैया, अच्छा हुआ आप लौट आए। रामलाल का दामाद वापस आया है, किसी ने कहा। उसे ऐसा लगा जैसे ये वही लोग नहीं थे जो कभी उसे नीची नजरों से देखा करते थे, जिनके लिए वह बस एक नाकाम, अनपढ़ और बेकार लड़का था। अब हर एक की जुबान पर उसका नाम था, हर एक की आंखों में उसके लिए एक अजीब सी श्रद्धा थी। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। वही टूटा फूटा दरवाजा, वही पेड़ जिसके नीचे बैठकर अंकल हुक्का पिया करते थे, सब कुछ वैसा ही था। बस समय ने दीवारों पर थकान की एक परत चढ़ा दी थी। दरवाजा धकेलकर जब वह अंदर गया तो वातावरण में एक गहरी खामोशी फैली हुई थी। यही मेरा मूल था, यही मेरी पहचान थी, विहान ने बुदबुदाया। वह सामने वाले कमरे में जाकर बैठ गया जहां कभी रामलाल ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं। दीवार पर आज भी वही कील लगी थी जिस पर लतिका ने अपने पिता का रुमाल टांगा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति, गांव का मुखिया, हाथ जोड़कर खड़ा था। बेटा, लौटकर अच्छा किया, ये घर अब फिर से जीवित लगेगा। रामलाल ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब तुझसे भी कुछ उम्मीद है। विहान ने आंखें नीची कर लीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ कैसे और क्यों बदल गया। उसी वक्त एक व्यक्ति आया जो गांव की समिति का प्रतिनिधि था। उसने एक बंद लिफाफा विहान को दिया। ये पत्र लतिका ने तुम्हारे लिए हमारे माध्यम से छोड़ा था। शायद उस समय तुम यहाँ नहीं थे, लेकिन अब हो। विहान ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अगर तुम कभी लौटो तो जान लेना कि तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। यह हवेली तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पहचान है। जिंदगी बार बार अवसर नहीं देती, लेकिन अगर मिल जाए तो उसका आभार प्रकट करना चाहिए। पत्र का हर शब्द विहान की आत्मा में उतर रहा था। वह जो खुद को तुच्छ समझता था, आज उसके नाम पर गांव वाले सिर झुका रहे थे। ये सब कुछ लतिका के सपनों, उसकी मेहनत और रामलाल की प्रतिष्ठा का परिणाम था। एक कोने में बैठा विहान देर तक सोचता रहा। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था, ना ही लतिका से, जो वहां मौजूद ना होते हुए भी उसकी जिंदगी पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ गई थी। रात को जब पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, विहान हवेली के आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। मैं वापस आ गया हूं अंकल, लेकिन अब मैं वह विहान नहीं हूं जो भाग गया था। अब मैं वह विहान बनूंगा जिस पर आपको गर्व हो। सन्नाटे में जैसे आकाश से प्रार्थना टपकने लगी, और शायद वह प्रार्थना स्वीकार भी हो गई, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत उसके दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ी थी। सूरज अब भी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन गांव की हवा में एक अलग सी चहल पहल थी। विहान ने हवेली के आंगन में बैठे बैठे कुछ कानाफूसी सुनी। दरवाजे के बाहर से गुजरने वाले कुछ युवक आपस में उत्साह से बात कर रहे थे। आज फिर से आ रही हैं, एक ने कहा, बड़ी गाड़ी में, सरकारी रुतबे के साथ। अब तो चौधरी भी उनके सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचते हैं। विहान चौंक कर ऊपर देखता है। उसने दीवार के उस पार झांकने की कोशिश की जहां गांव के मुख्य चौराहे पर कुछ हलचल हो रही थी। उसी वक्त एक लड़का जिसे वह बचपन से जानता था दौड़ता हुआ आया। विहान भैया, आपने सुना? लतिका दीदी आ रही हैं। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए तैयार है। विहान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। लतिका, वही लतिका जिसे वह चुपचाप छोड़ आया था, जिसे उसने कभी यह समझे बिना छोड़ दिया था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। किस लिए आ रही है? सरकारी दौरा है। अब वो बड़ी पदाधिकारी हैं, डीएसपी या कुछ उसी तरह का। लड़का अनभिज्ञ था, लेकिन उसके शब्द विहान के दिल को छलनी कर गए थे। विहान ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और हवेली के भीतर चला आया। उसका मन उलझा हुआ था। उसे वो पल याद आया जब लतिका चुपचाप उसके लिए चाय रखकर पलट गई थी। वो खामोशी, वो सुकून और वो मूक प्रेम, सब कुछ आज उसके भीतर गूंज रहा था। दोपहर तक पूरा गांव एक अलग रंग में रंग चुका था। बाजारों की दुकानों पर नया रंग रोगन हो चुका था। चौराहे की सफाई हो रही थी। चौपाल के सामने एक बड़ा सा बैनर लगा था, माननीय लतिका रामलाल, उपायुक्त, स्वागत है आपका। विहान की आंखें बैनर पर टिक गईं।
उपायुक्त। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही लड़की जो कभी कच्ची जमीन पर बैठकर चूल्हा जलाया करती थी, आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। आज पूरी तहसील की प्रतिनिधि बनकर आ रही थी। शाम के करीब शोर उठने लगा। एक बड़ी सी सफेद गाड़ी गांव के प्रवेश मार्ग से अंदर आई। उस पर सरकारी झंडा लहरा रहा था। 2 पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल पर उसके साथ साथ चल रहे थे। विहान हवेली के दरवाजे के कोने में खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। गाड़ी चौपाल के पास रुकी। दरवाजा खुला। सफेद सलवार कुर्ता पहने, सिर पर दुपट्टा और आंखों में आत्मविश्वास लिए लतिका बाहर निकली। उसकी चाल में भरोसा था, लहजे में ठहराव था। पूरे गांव ने तालियां बजाईं, महिलाओं ने आशीर्वाद दिए और बच्चों ने उस पर फूल बरसाए। चौधरी मंजूर, जो कभी रामलाल को नाम से भी नहीं पुकारता था, आज हाथ जोड़कर बोला, लतिका जी, आपने तो पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। हमें आप पर गर्व है। लतिका ने सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई कहीं दूर हवेली की दीवार के पीछे झांकने लगीं। उसे कुछ एहसास हुआ, जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसने गाड़ी की ओर लौटने से पहले कहा, रामलाल का घर, उसकी हवेली, यह इलाका कभी उसकी कुर्बानियों का गवाह था। आज अगर मैं कुछ बन सकी हूं तो इस धरती की बदौलत। लोगों की आंखों में श्रद्धा थी। बुजुर्ग और चौधरी उसके एक एक शब्द पर सिर हिला रहे थे, जैसे कोई आदेश सुन रहे हों। विहान वहीं बैठा रहा, जमीन को घूरता रहा। वह चाहता तो सामने जाकर खड़ा हो सकता था। वह उसका पति था, उसका नाम उसके साथ जुड़ा था, लेकिन उसे लगा कि अब वह उसके योग्य नहीं रहा। उसे वे पल याद आने लगे जब वह शहर में मजदूरी करता था। निशा की तंज भरी बातें, भूख से बेहोश हो जाना, और फिर अस्पताल की वह नर्स जिसने कहा था, अगर जिंदा हो तो जीना सीखो। लतिका गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। गांव की गलियां कुछ देर तक उसकी खुशबू से महकती रहीं। लोग देर तक उसकी बातों का जिक्र करते रहे। रात को विहान हवेली के आंगन में बैठा तारों को निहार रहा था। लतिका ने केवल परीक्षा पास नहीं की थी, उसने जीवन की विजय पाई थी। अब विहान की बारी थी खुद को पहचानने की, कुछ बनने की, या कम से कम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करने की। और शायद यही हैरानी का असली सफर था। बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का बदल जाना। जब दोपहर की छांव लंबी होने लगी तो गांव के कुछ बुजुर्ग विहान की हवेली पर आए। वह चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे किसी सोच में खोया हुआ हो। उनमें से एक प्रकाश राव, जो गांव की समिति के प्रमुख सदस्य थे, आगे बढ़े और एक लिफाफा हाथ में लेकर मेज पर रख दिया। पुत्र विहान, यह लिखित निवेदन हम सबकी ओर से है। अगर संभव हो तो अपनी पत्नी से कहना कि यह कार्य हमारे लिए कर दे। यह हमारी इज्जत का सवाल है। विहान ने हैरानी से लिफाफा उठाया, लेकिन अब तक वह समझ नहीं पाया था कि मामला क्या है। आखिर यह कैसा काम है? उसने धीमे स्वर में पूछा। प्रकाश राव ने नजरें चुराते हुए कहा, विवरण समाप्त है, तुम स्वयं पढ़ लो। हम चाहते हैं कि तुम खुद उससे बात करो। लोग वहां से चले गए और विहान देर तक लिफाफा हाथ में थामे बैठा रहा। उसका दिल अनजानी घबराहट से धड़कने लगा। आखिरकार उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ कुछ वाक्य लिखे थे। लतिका देवी, आपके प्रभाव और पद की शक्ति से हमें आशा है कि आप थाने में बंद हमारे 2 लड़कों को रिहा करवा दें। वे निर्दोष हैं। यदि आप सिफारिश कर दें तो मामला शांतिपूर्वक सुलझ सकता है। पूरी बिरादरी आपकी आभारी रहेगी। विहान को ऐसा लगा जैसे यह कोई पत्र नहीं, बल्कि कोई भारी बोझ की रसीद हो। जो कभी अपनी पत्नी को कमजोर, बेबस और चुपचाप समझता था, आज उसी को एक सशक्त अधिकारी के रूप में देखने वाला था। इसी उधेड़बुन में वह उठा और सीधा लतिका के सरकारी आवास की ओर रवाना हो गया, जो अब हवेली से अलग उसका कार्यालय जैसा घर बन चुका था। रास्ते में बच्चों ने विहान को देखकर शोर मचाया। वो देखो, लतिका दीदी के पति हैं। कुछ बुजुर्गों ने भी सिर झुकाकर अभिवादन किया, लेकिन विहान का मन और भी भारी होता जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला और विहान की सांस थम सी गई। सामने लतिका खड़ी थी, सरकारी वर्दी में, सम्मान से ओढ़ा हुआ दुपट्टा, सीने पर नाम की चमचमाती पट्टी। उसकी आंखों में ठहराव था, चेहरे पर नरमी, लेकिन आवाज में एक अलग सा अधिकार। जी? विहान का गला सूख गया। वो कुछ बात करनी थी। लतिका ने दरवाजा पूरा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। विहान धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ, जैसे किसी अदालत में पेश हो रहा हो।
कमरे में सब कुछ सुव्यवस्थित था। फाइलें, सरकारी टेलीफोन और एक मेज जिस पर ताज़ा चाय का कप रखा था। ये वही लतिका थी जो कभी कच्ची जमीन पर नंगे पांव चलकर गलियां साफ किया करती थी। आज उसके पैरों के नीचे कालीन था और सिर पर अधिकार की छाया। ये पत्र है, गांव वालों ने दिया है। कुछ मदद मांगनी है तुमसे। विहान ने लिफाफा उसकी मेज पर रख दिया। लतिका ने बिना किसी भाव के लिफाफा खोला, पढ़ा और चुपचाप एक ओर रख दिया। ये लोग सिफारिश मांग रहे हैं और तुम क्या चाहते हो? विहान ने नजरें चुरा लीं, जैसे उसकी आंखों में छुपे हुए अपराधों का हिसाब दर्ज हो। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस पहुंचाने आया था। लतिका ने पल भर उसे ध्यान से देखा। वही आंखें जो कभी विहान को बेजुबान लगती थीं, आज वह सवाल कर रही थी, बिना चीखे, बिना बोले। क्या तुमने कभी यह पूछा कि मैं उस वक्त क्या चाहती थी जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे? जब तुमने ये समझा कि मैं बस एक शांत लड़की हूं जो तुम्हारे बिना कुछ नहीं? विहान की पलकें झपकने लगीं। वह उसके स्वर के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। मुझे माफ कर दो, वह मुश्किल से बोल पाया। माफी? वह हंसी, लेकिन दर्द से भरी। तुम्हें लगता है कि केवल शब्दों से पाप मिट जाते हैं? विहान की आंखें भर आईं। नहीं, मैं जानता हूं। मैं बस अपनी गलतियों का बोझ थोड़ा हल्का करना चाहता हूं। लतिका कुर्सी से उठी और खिड़की की ओर देखने लगी। बाहर सूरज ढल रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कैसे पाया? सिर्फ मेहनत से नहीं विहान। मैंने तुम्हारी दी हुई तन्हाई को, तुम्हारे छोड़कर जाने के दर्द को, तुम्हारी खामोश नफरत को ईंधन बनाया। हर रात जब मैं तुम्हारे खाली बिस्तर को देखती थी तो मेरे दिल में यह संकल्प और भी मजबूत हो जाता था कि मैं खुद को तुम्हारे बिना भी संपूर्ण बनाकर दिखाऊंगी। और फिर वह दिन आया जब मेरा CSS का परिणाम आया। मेरी सालों की मेहनत, मेरे सालों का अभ्यास सफल हुआ। मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया। लतिका ने विहान की ओर देखा, जो नजरें झुकाए खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, समय बीत जाता है विहान, लेकिन जो घाव हम दूसरों को देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। उन्हें भरने में बहुत समय लगता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। विहान खामोशी से खड़ा था, जैसे उसके अपराध उसकी गर्दन में जंजीर बन गए हों। उसकी झुकी आंखों में बेइंतहा शर्मिंदगी थी। लतिका सब महसूस कर रही थी, लेकिन उसने मेज की दराज से कलम निकाली, कागज पर लिखा, खत पर कार्यवाही की जा रही है। फिर उसे लिफाफे में डालकर विहान को दिया। जाकर प्रकाश साहब को दे आओ। और सुनो विहान। विहान ने नजरें उठाकर देखा। अगर तुम वाकई माफी चाहते हो तो खुद को वह इंसान बनाओ जो अपने अपराध का बोझ खुद उठा सके। विहान का दिल कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लतिका की वर्दी, उसकी आवाज, उसकी गरिमा, सब कुछ विहान को बहुत छोटा महसूस करा रहे थे। जब वह बाहर निकला तो सूरज ढल चुका था और आसमान में नारंगी रोशनी फैल रही थी। शायद वही रोशनी विहान के भीतर भी कोई नया सूरज जगा रही थी। लेकिन वह जानता था, अब रास्ता लंबा है और इस बार केवल कदम नहीं, नियत भी सच्ची होनी चाहिए। शाम का समय था। इलाके में छोटे दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। बाजार की चहल पहल धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थी। मजदूर वर्ग थका मांदा अपनी झोपड़ियों की ओर लौट रहा था। विहान भी एक कोने में बैठा था, हाथ में खाली थैली, आंखों में थकान और दिल में अविश्वास का अंधेरा। पिछले 2 दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। जेब खाली थी और पेट में भूख। एक समय के खाने का भी इंतजाम न हो सका था। दोस्तों से उधार मांग मांग कर वह शर्मिंदगी की सारी सीमाएं पार कर चुका था। एक रात जब वह एक दुकान के सामने से गुजरा तो देखा कि कुछ बचा खुचा सामान बाहर पड़ा है। तभी भीतर के शैतान ने धीरे से फुसफुसाया, बस एक चीज ही तो उठानी है, कोई देख नहीं रहा। विहान ने कुछ पल आसपास देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक छोटा सा मोबाइल का डिब्बा उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, अरे चोरी कर रहा है। 2 लोग दौड़े और देखते ही देखते विहान को पकड़कर थाने ले गए। किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ समझने की कोशिश नहीं की। बस उसके माथे पर चोर का ठप्पा लगा दिया गया। थाने की दीवारें भारी लग रही थीं और भीतर की हवा में गालियों, बदबू और डर का मिश्रण था। विहान को लोहे की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह दीवार से टिककर बैठ गया, आंखें बंद कीं तो पुरानी यादें एक एक कर उसके जहन में उतरने लगीं। रामलाल का स्नेह, लतिका की चुप्पी,
हवेली की छत और गांव के कुएं की ठंडी हवा, सब कुछ किसी चलचित्र की तरह उसके सामने घूमने लगा। वे पल भी याद आए जब उसने लतिका को दुकान के बाहर रोते हुए देखा था, मगर पलटकर कुछ पूछा नहीं। वे रातें जब वह चुपचाप किताबों में खोई रहती थी और वह अपनी दुनिया में मस्त रहता था। सुबह हुई तो थाने के बाहर एक एसयूवी आकर रुकी। उस पर नीली नंबर प्लेट थी। पुलिस के साथ एक सम्मानित महिला उतरी। सबने आदर से सिर झुका दिया। यह लतिका थी। अधिकारी उसे गंभीरता से सलाम कर रहे थे। वह सीधे भीतर गई, थानेदार से बात की और कुछ ही मिनटों में विहान को सलाखों से बाहर निकाला गया। विहान ने नजर उठाकर देखा, सामने लतिका खड़ी थी, वर्दी में, गरिमा के साथ, मगर चेहरा शांत। चलो बाहर आओ। विहान ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से बाहर आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके पांवों के नीचे से निकल गई हो। अगर कोई और मदद करता तो शायद उसे इतना शर्मिंदगी न होती, लेकिन ये वही स्त्री थी जिसे उसने कभी अनदेखा किया था, कमतर समझा था। बाहर आकर जब वह गाड़ी में बैठा, लतिका ने एक शब्द भी नहीं कहा। गाड़ी चुपचाप चलती रही। विहान का सिर झुका हुआ था और उसका मन अंदर ही अंदर रो रहा था। रास्ते भर वह बार बार लतिका का चेहरा देखना चाहता था, मगर उसमें साहस नहीं था। लतिका की आंखें सीधे रास्ते पर टिकी थीं, जैसे उसके मन में कोई भावनाएं शेष न बची हों। लेकिन विहान जानता था कि वह खामोशी खालीपन नहीं, बल्कि गहरे घावों की निशानी थी। जब गाड़ी उसके पुराने कमरे के सामने रुकी, लतिका ने दरवाजा खोला और बस इतना कहा, उतरो। विहान नीचे उतरा, पल भर रुका, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द साथ छोड़ गए। लतिका दरवाजा बंद कर चली गई। पीछे धूल उड़ती रह गई। रात को वह कमरे में चुपचाप बैठा रहा, हाथों की लकीरें देखता रहा, दीवारों पर टंगे पुराने कपड़ों को घूरता और अंदर ही अंदर टूटता रहा। उस दिन पहली बार उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि जिसे वह एक खामोश साया समझता रहा, वह वास्तव में एक संपूर्ण अस्तित्व थी। एक ऐसी स्त्री जिसने अकेलेपन की वह पीड़ा सही थी, जिससे वह स्वयं भागता रहा। थाने की वह रात, जेल की दीवारें और लतिका की खामोशी, ये सब उसके भीतर के दरवाजे खोल चुके थे। उसे लतिका की खामोश आंखों में एक ऐसा दर्द दिखा था जो कभी जुबां पर नहीं आया, न शिकायत बनी, बस भीतर ही भीतर सुलगता रहा और एक दिन चुपचाप उसकी गरिमा को प्रकाशित कर गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसका अपराध केवल चोरी नहीं था। उसका असली गुनाह यह था कि उसने किसी के सपनों, भावनाओं और मौन को तुच्छ समझा। और यह वह अपराध था जिसकी सजा अदालत नहीं, बल्कि आत्मा देती है। सूरज की रोशनी उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। विहान एक कोने में बैठा था, हाथों में छाले, माथे पर पसीना और दिल में हार का अंगार जल रहा था। उसकी आंखों के सामने जैसे पूरी जिंदगी की तस्वीरें लटक रही थीं। रामलाल की अंतिम सांस, लतिका की चुप्पी, चोरी का आरोप और वह क्षण जब वह जेल की सलाखों के पीछे खुद से आंख नहीं मिला पाया था। दोपहर के समय जब मजदूरों की भीड़ थोड़ी कम हुई, विहान खुद को एक छांव की तलाश में एक सुनसान कोने तक ले गया। वहां एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े, हाथ में मिट्टी का कटोरा और आंखें जैसे धरती के भीतर छिपी किसी सच्चाई को तलाश रही हों। विहान ने उस पर एक हल्की सी नजर डाली और थके हुए कदमों से आगे बढ़ने लगा। लेकिन साधु ने आवाज दी, अरे मेहनती, जरा बैठ जा, तेरे माथे पर जिम्मेदारियों की लकीरें बहुत गहरी हो गई हैं। विहान रुक गया। उसे हैरानी हुई कि यह अजनबी उसके भीतर की उलझनों को कैसे जान गया। वह धीरे से पलटा और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या देख लिया मेरे चेहरे पर? विहान ने कड़वाहट भरे स्वर में पूछा। साधु मुस्कुराया और बोला, चेहरे पर कुछ नहीं, तेरे कंधों पर जो बोझ है वह केवल बोरियों का नहीं है, वह पछतावे, शर्म और बीते हुए समय का बोझ है। विहान ने अपनी नजरें झुका लीं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ हाथ से निकल गया, लतिका, घर, इज्जत, अब बस यह बोझ और यह शरीर बचा है। साधु ने गर्दन झुकाकर जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसे विहान की हथेली में रखकर कहा, यह पत्थर तेरे हाथ में तब तक बेकार है जब तक तू इसे इस्तेमाल करना न जाने। इज्जत भी वैसी ही है, मिलती नहीं है, कमाई जाती है। यह वह रोशनी है जो इंसान अपने भीतर जलाता है, दूसरों की आंखों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देखने के लिए।
विहान चुप रहा। उसके भीतर कुछ हिलने लगा, जैसे किसी मरी हुई नस में फिर से खून दौड़ गया हो। तू क्या कह रहा है? मैं क्या करूं? उसने बेबसी से पूछा। साधु ने धीरे से कहा, दो रास्ते हैं तेरे पास, या तो बाकी की जिंदगी इसी बोझ के साथ काट दे, या फिर खड़ा हो जा और वह बन जा जिसे देखकर कल का विहान तुझ पर गर्व करे। विहान की आंखों में नमी आ गई। वह कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, अब या तो अपनी जिंदगी संवारूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं जीऊंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया, जा मेहनती, अपना बोझ अपने कंधों से नहीं दिल से उतार। खुद को वह स्थान दे जिसे तू अब तक दूसरों से मांगता रहा। उस रात विहान ने सोने से पहले अपने बिस्तर को नहीं, अपने अंतर्मन को साफ किया। उसने अपने सारे फालतू कागज फाड़ दिए। वे कपड़े जिनमें वह बोझ ढोता था धोकर करीने से रख दिए। और अगली सुबह जब सूरज निकला तो वह पहले से अलग था। वह गोदाम पहुंचा और फिर वही पुराना काम शुरू हुआ। इस बार उसने बोझ सिर पर नहीं, सीने में उठाया। वह जानता था कि यह काम अस्थायी है, लेकिन जिस इज्जत को वह कमाना चाहता था उसकी नींव यही पसीना था। हर रोज वह जल्दी आता, देर से जाता और सबसे अंत में जगह साफ करता। बाकी मजदूर उसे मजाक में कहते, ओए विहान, तू तो नवाब बन गया। वह मुस्कुराकर कहता, नवाब नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ हफ्तों बाद गोदाम के प्रबंधक ने उसे बुलाया। तू मेहनती है विहान, एक प्रस्ताव है। एक नई डिलीवरी कंपनी में पर्यवेक्षक की जगह खाली है, चाहो तो मैं सिफारिश कर सकता हूँ। विहान की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह जानता था कि यह अवसर न तो लतिका ने दिया है, न किसी बुजुर्ग ने, बल्कि उसकी अपनी मेहनत ने यह अवसर पैदा किया है। उस रात जब वह छत पर बैठा था तो उसे पीपल का पेड़ याद आया, वह साधु याद आया और वह पत्थर याद आया जो उसने उसे दिया था। उसने जेब में हाथ डाला। वही पत्थर अभी भी सुरक्षित था। अब वह जान चुका था कि सम्मान किसी नाम से नहीं, बल्कि अपने आचरण से मिलता है। और अगर आचरण मजबूत हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, लतिका, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने के लिए बदल रहा हूं, और अब यह सफर रुकेगा नहीं। दूर समय पर सुबह की रोशनी फैल रही थी। शायद वही रोशनी अब उसके दिल में भी जाग रही थी। और शायद पहली बार विहान सचमुच जाग चुका था। मौसम बदल रहा था। हवा में हल्की सी खनक थी, जैसे जमीन पर बिखरे पुराने पापों को धोने का मौसम आ चुका हो। अब विहान वही नहीं रहा था जो कभी गांव छोड़कर गया था। अब वह रोज सूरज निकलने से पहले उठता था, थके हुए शरीर के साथ, लेकिन मजबूत इरादे के साथ अपने दिन की शुरुआत करता था। मजदूरी करते करते उसके दिल में एक बीज बोया जा चुका था, अपने पापों का प्रायश्चित करने का, अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का। एक दिन उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह लतिका से माफी मांगे, दिल से, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से। वह उसके कार्यालय गया, जो अब पूरे जिले का प्रशासनिक केंद्र था। मुख्य द्वार पर खड़े सुरक्षा कर्मी ने पहले उसे रोकना चाहा, लेकिन विहान ने शांत स्वर में कहा, बस एक बार मिलना है उससे जिसने मुझसे बेहतर पहचाना था। कुछ पलों बाद लतिका के कक्ष का दरवाजा खुला। वह कुर्सी पर बैठी फाइल देख रही थी। जब उसने विहान को अंदर आते देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक थकावट सी छा गई। वह चुप रही, जैसे इंतजार कर रही हो कि अब वह क्या कहेगा। विहान ने आंखें झुका लीं और धीरे से बोला, मैं तुमसे उस समय के लिए माफी मांगने आया हूं जब मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें कम आंका और तुम्हारे सपनों को महत्वहीन समझा। लतिका ने चुपचाप सुना, लेकिन कुछ नहीं बोली। विहान ने आगे बढ़कर एक पुराना मुड़ा तोड़ा कागज उसके सामने रखा। ये देखो, ये वह नक्शा है जो मैंने अपनी जमीन पर स्कूल बनाने के लिए तैयार किया है। उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह अशिक्षित हैं, जिन्हें कभी कोई अवसर ही नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि जो मैं नहीं बन सका वह कोई और बन सके। लतिका ने कागज को हाथ में लिया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने कागज पर लिखी सीधी सादी पंक्तियां देखीं, लेकिन उनमें भावना की गहराई थी, नियत की सच्चाई थी। मैं चाहता हूं कि तुम इस विद्यालय का उद्घाटन करो। ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे ही विचार की उपज। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे स्वप्न को अपनी जमीन पर स्थान दिया है। लतिका ने नजरें उठाकर विहान को देखा। उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो सालों पहले थी,
मगर अब उस खामोशी में एक आंतरिक शांति थी। क्षमा हमेशा शब्दों से नहीं मिलती, विहान बोला। कुछ गलतियां सिर्फ समय, कर्म और बलिदान से मिटती हैं। उसने सिर झुकाकर कहा, इसीलिए तो तुम्हारे द्वार पर आया हूं, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, और यह कोशिश स्थायी है, दिखावे की नहीं। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में चर्चा थी। वह जमीन जहां कभी विहान खेती करता था, अब एक छोटे से विद्यालय में बदल रही थी। मजदूर ईंटें लगा रहे थे, बच्चे आसपास इकट्ठा होकर देख रहे थे कि उनके लिए एक नई दुनिया बसने वाली है। जब विद्यालय का बोर्ड लगा तो उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, लतिका रामलाल विद्यालय, ज्ञान के लिए। जब लतिका उद्घाटन पर पहुंची तो पूरे गांव ने तालियां बजाईं। विहान ने उसका स्वागत किया, मगर बिना किसी घमंड के। उसके व्यवहार में विनम्रता थी और आंखों में संतोष। मंच पर माइक के सामने खड़े होकर विहान ने संक्षिप्त मगर प्रभावशाली शब्दों में कहा, यह विद्यालय उस स्त्री के नाम है जिसने न केवल स्वयं को पहचाना, बल्कि मुझे भी मेरी कमजोरियों का दर्पण दिखाया। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ उसकी खामोशी से सीखा। लतिका की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि कुछ घाव शब्दों से नहीं भरते, मगर यह भी सत्य था कि जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने में लग जाए तो वह दोषी नहीं रहता, वह सीखने वाला बन जाता है। विद्यालय के उद्घाटन के बाद जब सब लौटने लगे, लतिका रुकी और धीरे से बोली, शायद तुमने सच में क्षमा मांगी है। विहान शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान चाहता था। विहान ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे किए गए अपराध तुम्हारे नाम से न जुड़ें, बल्कि मेरे कर्म ऐसे हों जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं। लतिका ने धीरे से सिर हिलाया और गाड़ी की ओर बढ़ गई। उसके कदमों की चाल में अब वह बोझ नहीं था जो सालों से उसके साथ था। विहान उस शाम सूर्यास्त के समय स्कूल की दहलीज पर बैठा रहा। एक नई रोशनी उसके भीतर जाग चुकी थी, जो अब शब्दों की मोहताज नहीं थी। उसने अपने अतीत से क्षमा मांगी थी और वर्तमान से एक संकल्प लिया था। अब केवल भविष्य शेष था, और इस बार वह खाली हाथ नहीं था। वह कर्म की उजली मशाल के साथ खड़ा था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव की मिट्टी पर उतर रही थी। आसमान हल्के नीले से नारंगी रंग में बदल रहा था। हवा में ताजगी थी, एक नई शुरुआत की सुगंध जैसे वातावरण में फैल चुकी थी। विहान स्कूल की दीवार के सहारे बैठा था। आंखों में शांति थी और दिल में एक अजीब सा संतोष। उसके सामने वह इमारत खड़ी थी जिसकी नींव में उसका पश्चाताप, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई जुड़ी थी। स्कूल अब पूर्ण रूप से तैयार था। रंग रोगन, तख्तियान, बेंचें, कमरे, सब कुछ सादा लेकिन स्वच्छ था। दीवार पर लगा बड़ा बोर्ड गांव वालों ने स्वयं चुना था, लतिका अकादमी। ये निर्णय विहान ने नहीं लिया था, बल्कि गांव के प्रतिष्ठित शिक्षक, मंदिर के पंडित और बुजुर्गों ने मिलकर लिया था। उन सब ने एक स्वर में कहा, यह उस बेटी के नाम पर होना चाहिए जिसने न केवल स्वयं को संवारा, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। जब बोर्ड लगाया गया, विहान चुपचाप एक ओर खड़ा रहा। लतिका को सूचित किया गया, लेकिन वह मौन रही, कुछ नहीं बोली। अगले दिन वह चुपचाप स्कूल पहुंच गई। गाड़ी से उतरी तो बच्चों की कतारें उसके स्वागत में खड़ी थीं। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वह शब्दों से बयान नहीं की जा सकती थी। उनके हाथों में फूल थे और आंखों में सपने। विहान दरवाजे पर खड़ा उसे आते हुए देख रहा था। उसके भीतर जैसे कोई चीज सिमट रही थी। सालों की कहानी, तौबा, अपराध, प्रायश्चित, सब एक ही पल में उसकी आंखों के सामने आ गया। लतिका उसके पास पहुंची। दोनों की नजरें मिलीं और कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। न कोई आरोप, न कोई सफाई, न कोई शिकायत, बस एक पूर्ण चक्र जो सालों बाद जाकर पूरा हुआ। तुमने यह सब मेरे नाम किया? आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक हल्की सी धड़कन। विहान ने धीरे से उत्तर दिया, ये सब तुम्हारे सपने की निरंतरता है। मैं तो बस एक पछताने वाला था जिसने देर से सीखा मगर दिल से सीखा। लतिका ने नजरें फेर लीं और स्कूल की इमारत की ओर देखा। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं है विहान, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है, और शायद हमारी भी। बच्चों ने फूल भेंट किए, तालियां बजाईं और एक शिक्षक ने प्रार्थना के शब्द कहे। पालनहार, जिसने इंसान को कलम से ज्ञान सिखाया, वही इस स्थान को ज्ञान का स्तंभ बनाए। उद्घाटन पूर्ण हुआ
लेकिन भीतर एक और शुरुआत हो रही थी। लतिका और विहान साथ साथ स्कूल की इमारत में दाखिल हुए। विहान ने दरवाजा खोला और लतिका को पहले प्रवेश करने दिया। यह वह संकेत था जो सालों पहले नहीं था, वह सम्मान जिसकी कमी ने लतिका को चुपचाप तोड़कर भीतर से मजबूत बनाया था, जिसकी खोज में विहान ने स्वयं को बदल डाला था। इमारत के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसे कार्यालय बनाया गया था। लतिका ने कमरे की खिड़की खोली। सूरज की रोशनी भीतर आई। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोली, तुम सचमुच बदल गए हो विहान। विहान ने कुर्सी के सामने जमीन पर बैठते हुए जवाब दिया, बदला नहीं हूं, सीखा हूं, और सीखने वाला हमेशा झुकता है, उभरता नहीं। लतिका ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। बरसों बाद किसी ने उसकी खामोशी का बोझ महसूस किया था और उसकी कुर्बानी को पहचान दी थी। मैं दोबारा किसी रिश्ते में बंधने से नहीं डरती विहान, बस शर्त यह है कि इस बार रिश्ता सम्मान पर टिका हो, सिर्फ नाम के रिश्ते पर नहीं। विहान ने नजरें उठाकर कहा, मैं वादा नहीं करता कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि अब मैं वह विहान नहीं हूं जो तुम्हें अकेला छोड़ गया था। लतिका ने मुस्कुराकर एक फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। ये स्कूल की पंजीकरण फाइल है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। विहान ने फाइल ऐसे ली जैसे उसने दुनिया की सबसे अनमोल चीज को छू लिया हो। बाहर बच्चे खेल रहे थे, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं और स्कूल की दीवार पर सूरज की किरणें झलक रही थीं। सब कुछ पूर्ण लग रहा था। सालों बाद जिंदगी का चक्र पूरा हुआ था। अतीत की कड़वाहटें, मौन जख्म, सब पीछे छूट गए थे। अब बस एक नई सुबह थी, एक नई मंजिल और एक नया रिश्ता। विहान और लतिका अब एक दूसरे के बराबर खड़े थे, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। और यही था असली सम्मान की वापसी, ऐसी वापसी जो शब्दों से नहीं बल्कि समय, कर्म, त्याग और समझ से हासिल हुई।